क्या आप जानते हो किस कोर्ट में आपका केस चलेगा? किस कोर्ट के पास क्या पावर होती हैं और किस ऑफेंस के लिए कौन सा जज कॉम्पिटेंट है? ये कन्फ्यूजन सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि आम जनता की भी होती है और यही कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आज हम बीएनएसएस के चैप्टर 14 को समझेंगे जो बताता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स के जुरिडिक्शन क्या होते हैं जब वो किसी इंक्वायरी या ट्रायल को हैंडल करते हैं। हम देखेंगे सेक्शन 197 से 209 तक, जहां एक्सप्लेन्ड है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, किस कैटेगरी का है और किस लेवल का कोर्ट उसे सुन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 197 की, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। सेक्शन 197 बात करता है जहां क्राइम हुआ है उसी जगह का कोर्ट उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल करेगा। जैसे अगर कोई ऑफेंस दिल्ली में हुआ है तो उसका ट्रायल दिल्ली कोर्ट में ही चलेगा। इससे जस्टिस प्रोसेस फास्ट और फेयर रहता है क्योंकि सबूत, गवाह और पुलिस सब लोकल होते हैं। ये बेसिक रूल इंश्योर करता है कि हर केस सही जुरिडिक्शन में हैंडल हो। Let's read the section for better understanding. Section 197, Ordinary place of inquiry and trial. Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. Section 197 बात करता है हर ऑफेंस का ट्रायल और इंक्वायरी उसी कोर्ट में होनी चाहिए जिसके एरिया लोकल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। यानी अगर कोई क्राइम दिल्ली में हुआ है तो केस दिल्ली के कोर्ट में चलेगा, ना कि मुंबई, भोपाल या किसी और सिटी में। कोर्ट वही देखेगा केस जहां क्राइम फिजिकली हुआ है। क्राइम कहाँ हुआ है वही कोर्ट जुरिडिक्शन का बेस पॉइंट होता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इमेजिन करो, राम ने लखनऊ में एक चीटिंग का क्राइम किया। पुलिस ने एफआईआर भी लखनऊ में लिखी। इस केस का ट्रायल भी लखनऊ के कोर्ट में ही होगा क्योंकि क्राइम वहीं हुआ है। अगर कंप्लेनेंट दिल्ली का है लेकिन ऑफेंस लखनऊ में हुआ है तो भी जुरिडिक्शन लखनऊ कोर्ट का ही होगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 197 का मेन मकसद है कि कोर्ट की लोकेशन क्लियर हो ताकि केस सही जगह पे चले जहां पर सबूत, गवाह और एविडेंस अवेलेबल हो सकते हैं। ये बेसिक रूल जुरिडिक्शन का फाउंडेशन है। अगर किसी भी केस में डाउट होता है कि कौन सा कोर्ट सुनेगा, पहले ये देखा जाता है कि ऑफेंस कमिट कहाँ हुआ है। आफ्टर दैट, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। सेक्शन 198 बात करता है उन सिचुएशंस की जहां ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा कोर्ट केस सुनेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 198, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ए, when it is uncertain in which several local areas an offence was committed। मतलब जब ये क्लियर नहीं होता कि ऑफेंस किस एग्जैक्ट एरिया में हुआ है। अगर ये कन्फ्यूजन है कि क्राइम किस एरिया में हुआ है, जैसे बॉर्डर पे या मल्टीपल सिटीज़ के बीच में, तो किसी भी कंसर्न्ड एरिया का कोर्ट केस सुन सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर क्राइम हरियाणा और दिल्ली के बीच के हाईवे पर हुआ है तो दोनों में से किसी भी जगह की कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं। आफ्टर दैट, बी, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। जब ऑफेंस थोड़ा थोड़ा दो जगह में हुआ हो। अगर क्राइम का कुछ पार्ट एक एरिया में और कुछ पार्ट दूसरे एरिया में हुआ हो तो दोनों कोर्ट्स में से कोई भी एक में ट्रायल हो सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी ने प्लान मुंबई में बनाया और एग्जीक्यूशन पुणे में किया तो दोनों सिटीज़ का कोर्ट केस सुन सकता है। आफ्टर दैट, सी, वेयर एन ऑफेंस इज ए कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। मतलब जब ऑफेंस एक कंटिन्यूइंग क्राइम हो जो अलग अलग एरियाज में होता रहे। अगर कोई इलीगल काम एक एरिया में शुरू हो और फिर और एरियाज तक कंटिन्यू हो तो हर अफेक्टेड एरिया का कोर्ट उसमें ट्रायल कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बंदा फ्रॉड करते हुए मल्टीपल स्टेट्स में लोगों को चीट करता था तो हर उस स्टेट का कोर्ट उसके ऊपर केस चला सकता है। आफ्टर दैट, डी,
where it consists of several acts done in different local areas. It may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local areas. मतलब जब ऑफेंस का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगहों पे हुआ हो। अगर क्राइम का डिफरेंट स्टेप्स जैसे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी डिफरेंट एरियाज़ में हुए हों तो किसी भी इन्वॉल्व एरिया का कोर्ट केस ट्रायल के लिए वैलिड है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। प्लानिंग दिल्ली में की, मनी ट्रांसफ़र जयपुर से और डिलीवरी लखनऊ में, तो इन तीनों जगह का कोर्ट ट्रायल कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 198 का मेन मकसद है अगर क्राइम मल्टीपल एरिया से रिलेटेड है या जगह एग्जैक्ट नहीं है तो किसी भी कंसर्न एरिया का कोर्ट ट्रायल कर सकता है। ये लॉ फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि जस्टिस डिले ना हो और ट्रायल सही जगह पे हो सके। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 199 ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंस एंश्योर्स। सेक्शन 199 बात करता है जहां क्राइम की शुरुआत हुई हो या जहां उसका रिजल्ट आया हो, दोनों जगह का कोर्ट केस सुन सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 199 ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंसेस एंश्योर्स। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय अ रीजन ऑफ एनीथिंग which has been done and of a consequences which has ensured, the offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensured। मतलब अगर कोई एक्ट ऐसा है जो ऑफेंस तब बन गया जब उसका कोई कंसिक्वेंस नतीजा आया हो तो केस उस एरिया के कोर्ट में चल सकता है जहां वो एक्ट हुआ हो या जहां उस एक्ट का इफेक्ट हुआ हो यानी कंसिक्वेंसेस आए हों। इसको एक उदाहरण के साथ देखते हैं। मान लीजिए किसी ने कलकत्ता में मेल भेजकर दिल्ली में किसी को धमकी दी या उसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। एक्ट धमकी भेजना कोलकाता में हुआ है और कंसिक्वेंसेस नुकसान का हुआ है दिल्ली में, तो कलकत्ता या दिल्ली दोनों जगह की कोर्ट्स में ट्रायल चलाया जा सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 199 एंश्योर करता है कि ऑफेंस को सिर्फ जहां काम किया गया है वही नहीं, जहां उसका रिजल्ट आया है वहां भी ट्रायल हो सकता है। इससे कोर्ट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और विक्टिम को जस्टिस मिलना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 200 की। सेक्शन 200 प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज इन एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। सेक्शन 200 बात करता है अगर एक क्राइम दूसरे क्राइम से रिलेटेड है तो ट्रायल उन दोनों जगहों में हो सकता है जहां भी कोई एक एक्ट हुआ है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 200 प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। When an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense, if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done। सेक्शन बात करता है कभी कभी एक ऑफेंस तभी ऑफेंस बनता है जब उसका कनेक्शन किसी दूसरे ऑफेंस से होता है। तो अगर दोनों ऑफेंस आपस में कनेक्टेड हैं तो केस उनमें से किसी भी जगह पे की कोर्ट में चल सकता है जहां पहला एक्ट हुआ है या जहां दूसरा एक्ट हुआ है। इसमें ये भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति वो क्राइम नहीं कर सकता जैसे माइनर हो, पर फिर भी उस एक्ट का कनेक्शन क्राइम से है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए ए ने दिल्ली में चोरी की और बी जो माइनर है उसने मुंबई में उस चोरी का माल छुपाया। चोरी दिल्ली में हुई, रिलेटेड एक्ट माल छुपाना मुंबई में हुआ, तो दिल्ली या मुंबई दोनों कोर्ट्स इस केस का ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 200 का मकसद है कि अगर दो ऑफेंसेस कनेक्टेड हैं तो केस किसी भी जगह चलाया जा सकता है जहां इनमें से कोई भी एक्ट हुआ है। ये प्रोविज़न इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फेयर बनाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 201 की। सेक्शन 201 प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन 201 में बताया गया है कुछ खास ऑफेंसेस के ट्रायल कहाँ हो सकते हैं।
जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाए। अगर ऑफेंस डेकोइटी के साथ मर्डर, डेकोइट गैंग में होने या कस्टडी से भागने का है, तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां क्राइम हुआ हो या जहां एक्यूज्ड मिल गया हो। किडनैपिंग या एब्डक्शन के केस में ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां से आदमी किडनैप हुआ हो या जहां उसे छुपाकर रखा हो। और थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रोबरी जैसे ऑफेंसेस में ट्रायल या तो जहां ऑफेंस हुआ है या फिर जहां चोरी की हुई प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो किसी ऑफेंडर के पास हो या किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो जानता हो कि प्रॉपर्टी चोरी की है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस में ट्रायल जहां ऑफेंस हुआ हो, जहां प्रॉपर्टी रखी गई हो या जहां से उसका हिसाब मांगा था हो सकता है। और स्टोलन प्रॉपर्टी रखने के केसेस में भी ट्रायल या तो जहां ऑफेंस हुआ हो या जहां चोरी की हुई वस्तु रखी गई हो किया जा सकता है। इस तरह सेक्शन 201 कानूनी प्रोसीडिंग्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनाता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 201 Place of trial in case of certain offences. Subsection 1. Any offence of dacoity or of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found. Subsection 1 बात करता है अगर offence dacoity के साथ murder, dacoit गैंग के हिस्सा होना या कस्टडी से भागना है, तो ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जहां क्राइम हुआ हो या जहां एक्यूज्ड मिल गया हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर डेकोइटी डिस्ट्रिक्ट ए में है और एक्यूज्ड डिस्ट्रिक्ट बी में पकड़ा गया है, तो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट ए या डिस्ट्रिक्ट बी दोनों जगह हो सकता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, any offense of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ऑफेंस किडनैपिंग या एब्डक्शन का है, तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां से आदमी को किडनैप किया गया हो या जहां उसे छुपाकर रखा गया हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। किसी को सिटी एक्स से किडनैप करके सिटी वाई में छुपाया गया है, तो ट्रायल सिटी एक्स या सिटी वाई दोनों जगह हो सकता है। After that, subsection 3, any offense of theft, extortion or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property which is subject to the offense was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property. सबसेक्शन 3 बात करता है अगर ऑफेंस थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रोबरी का है, तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां क्राइम हुआ हो या जहां चोरी की हुई प्रॉपर्टी किसी के पास मिली हो जो जानता है कि वो चोरी की हुई है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर चोरी विलेज ए में हुई है लेकिन चोरी की हुई चीज़ टाउन बी में मिलती है, तो ट्रायल विलेज ए या टाउन बी दोनों जगह हो सकता है। आफ्टर दैट, subsection 4, any offense of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or any part of the property which is subject of the offense was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर ऑफेंस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां ऑफेंस हुआ हो या जहां प्रॉपर्टी रखने या वापस करने का जिम्मा एक्यूज्ड के पास था। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर पैसा सिटी पी में मिसयूज हुआ और उसका कुछ हिस्सा सिटी क्यू में मिला है, तो ट्रायल सिटी पी या सिटी क्यू में हो सकता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5, any offense which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe to be stolen property. सबसेक्शन 5 बात करता है अगर ऑफेंस स्टोलन प्रॉपर्टी को रखने का है, तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां ऑफेंस हुआ हो या जहां चोरी की हुई वस्तु किसी के पास मिली हो जो जानता हो कि वो चोरी की है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर स्टोलन गुड्स डिस्ट्रिक्ट एम में रखे गए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एन में किसी के पास मिले हैं, तो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट एम या डिस्ट्रिक्ट एन दोनों में हो सकता है।
इन शॉर्ट सेक्शन 201 ये बताता है कि कुछ खास ऑफेंसेस के ट्रायल्स किन किन जगहों पर हो सकते हैं। इसमें क्राइम के होने की जगह, एक्यूज्ड के मिलने की जगह या चोरी हुई प्रॉपर्टी के मिलने की जगह ट्रायल हो सकता है। इसका मकसद ये है कि कानूनी प्रक्रिया ज़्यादा फ्लेक्सिबल और आसान हो जाए ताकि किसी भी रेलेवेंट जुरिडिक्शन में केस चलाया जा सके। इससे प्रोसिक्यूशन को भी मदद मिलती है और जस्टिस प्रोसेस स्मूथली चलती है। अब बात करते हैं सेक्शन 202 की, ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर्स एक्सेट्रा। सेक्शन 202 बात करता है अगर चीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, एसएमएस, लेटर या टेलीकम्युनिकेशन मैसेज के थ्रू हुई हो तो ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां से मैसेज भेजे या रिसीव किए गए हैं या जहां प्रॉपर्टी दी गई है या मिली हो। सेक्शन 82 के ऑफेंसेस का ट्रायल उस जगह हो सकता है जहां ऑफेंस हुआ हो या जहां ऑफेंडर या स्पाउस ने लास्ट या परमानेंट रेजिडेंस ली हो। Let's read the section for better understanding. Section 202 offense committed by means of electronic communication, letters, etc. Subsection 1 any offense which includes cheating may, if the deception is practiced by means of electronic communication or letters or telecommunication messages, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such electronic communication or letters or message were sent or were received, and any offense of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर चीटिंग का ऑफेंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, लेटर्स या टेलीकम्युनिकेशन मैसेज के थ्रू किया गया हो तो ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जहां से ये मैसेज भेजे या रिसीव किए गए हैं। साथ ही अगर चीटिंग के साथ किसी को प्रॉपर्टी देने के लिए धोखा दिया गया है तो ट्रायल उस जगह भी हो सकता है जहां से प्रॉपर्टी दी गई हो या जहां एक्यूज ने प्रॉपर्टी रिसीव की हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेज किसी से पैसे मांगे हैं और पैसे किसी दूसरे शहर में दिए गए हैं तो ट्रायल दोनों जगह हो सकता है जहां मैसेज भेजा गया है या जहां पैसे दिए गए हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed, or the offender last resided with his or her spouse by the first marriage, or the wife by the first marriage has taken by permanent residence after the commission of the offence. सबसेक्शन 2 बात करता है जो ऑफेंस सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर आते हैं उनका ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जहां ऑफेंस हुआ हो या जहां ऑफेंडर अपनी पहली शादी के स्पाउस के साथ आखिरी बार रहा हो या जहां वाइफ ने ऑफेंस के बाद परमानेंट रेजिडेंस ली हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी ने अपनी पहली शादी के स्पाउस के खिलाफ ऑफेंस किया है और ऑफेंडर ने उसके साथ किसी स्पेसिफिक जगह में लास्ट रिजाइड लिया था तो ट्रायल वहां हो सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 202 में इलेक्ट्रॉनिक और रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू होने वाले ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जुरिडिक्शन दी गई है ताकि केस आसानी से उस जगह हो जहां कम्युनिकेशन हुआ या प्रॉपर्टी दी गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए भी ट्रायल की जगह डिफाइन की गई है जिससे पूरी प्रक्रिया और इफेक्टिव हो जाती है। अब बात करेंगे सेक्शन 203 की, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयेज। सेक्शन 203 बात करता है अगर कोई ऑफेंस तब होता है जब व्यक्ति या वस्तु सफ़र, जर्नी या वॉयेज के दौरान हो तो ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जिसका एरिया उस सफ़र के रास्ते में आता हो। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 203 ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयेज when an offence is committed whilst the person by or against whom or the thing in respect of which the offence is committed is in course of performing a journey or voyage, the offence may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage. सेक्शन 203 बात करता है जब भी कोई क्राइम उस व्यक्ति के साथ या उस वस्तु के साथ होता है जो सफ़र कर रहा हो, चाहे वो ट्रेन, शिप या रोड जर्नी हो, तो उस ऑफेंस का ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जिसके जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति या वस्तु सफ़र के दौरान गुजरी हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं।
अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करते वक्त चोरी करता है और वो ट्रेन 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स से गुजरती है, तो उस चोरी के केस उन डिस्ट्रिक्ट्स के कोर्ट में से किसी में भी हो सकते हैं जहां से वो ट्रेन गुजरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 203 ये इंश्योर करता है कि सफ़र के दौरान होने वाले ऑफेंसेस के ट्रायल ऐसे कोर्ट में जो जहां एक्यूज या वस्तु गुजरी हैं हो सकते हैं। इससे लीगल प्रोसेस फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बनता है ताकि सफ़र के दौरान होने वाले क्राइम्स पर आसानी से कानूनी एक्शन लिया जा सके। अब बात करते हैं सेक्शन 204 की। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। सेक्शन 204 बात करता है अगर एक व्यक्ति या कई लोग ऐसे ऑफेंसेस करते हैं जो एक ही ट्रायल में साथ साथ चलाया जा सकता है। सेक्शन 242, 243, 244 या 246 के प्रोविजंस के तहत तो उन सभी ऑफेंसेस के ट्रायल किसी भी ऐसे कोर्ट में हो सकते हैं जो उनमें से किसी एक ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। Let's read the section for better understanding. Section 204, place of trial for offense tribal together, where clause A, the offense committed by any person are such that he may be charged with and tried at one trial for each such offense by virtue of the provisions of section 242, section 243 or section 244. Or B, the offense or offenses committed by several persons are such that they may be charged with and tried together by virtue of the provisions of section 246. The offences may be inquired into or tried by any court competent to inquire into or try any of the offences. सेक्शन 204 क्लोज ए बात करता है अगर एक ही व्यक्ति ने मल्टीपल ऑफेंसेस किए हैं जो सेक्शन 242, 243 या 244 के अंडर एक ही ट्रायल में चार्ज और ट्राई किए जा सकते हैं, तो उन ऑफेंसेस का ट्रायल किसी भी ऐसे कोर्ट में हो सकता है जो उनमें से किसी भी ऑफेंस को सुनने की अधिकार रखता हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। रवि ने 3 अलग अलग तरह के क्राइम्स किए, थेफ्ट, फोर्जरी और चीटिंग। अगर इन ऑफेंसेस को एक ही ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है तो ट्रायल किसी भी उस कोर्ट में हो सकता है जहां इनमें से कोई भी क्राइम ट्रायल के लिए आता हो। आफ्टर दैट क्लोज बी, अगर कई लोगों ने ऐसे ऑफेंसेस किए हैं जो सेक्शन 246 के तहत एक साथ ट्रायल में लाए जा सकते हैं, तो ट्रायल किसी भी ऐसे कोर्ट में हो सकता है जो उन ऑफेंसेस में से किसी एक के ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मनोज, राज और असलम ने मिलकर लूट की। इन तीनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, तो ट्रायल उस कोर्ट में हो सकता है जहां लूट हुआ है या जहां इनमें से किसी का ऑफेंस जुडिक्शन में आता हो। इन शॉर्ट सेक्शन 204 का मेन पर्पस है कि जब ऑफेंस को एक ही ट्रायल में चलाना लीगली अलाउड हो तो ट्रायल किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में हो सकता है। इससे जुडिशियल एफिशिएंसी, टाइम सेविंग और केस सिंप्लीफिकेशन होती है, जिससे अलग अलग केसेस की जगह एक ही कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 205 की, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स। सेक्शन 205 बात करता है चाहे इस चैप्टर को पहले के सेक्शंस कुछ भी कहते हों, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी भी केस या केस की एक पूरी कैटेगरी को किसी दूसरे सेशन डिवीजन में ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन ये पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। Let's read the section for better understanding. Section 205, power to order cases to be tried in different session divisions. Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, the state government may direct that any case or classes of cases committed for trial in any district may be tried in any session division, provided that such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution or under this Sanhita or any other law for the time being in force. Section 205 बात करता है एक एक्सेप्शनल पावर की जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर किसी भी वजह से जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, इम्पार्शियलिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस किसी पर्टिकुलर केस या केस की कैटेगरी का ट्रायल किसी दूसरे सेशन डिवीजन में करना जरूरी लगे तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन ये पावर तभी यूज़ की जा सकती है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का इशू में ऑलरेडी कोई डायरेक्शन ना दिए हों। अगर पहले से कोई डायरेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट
कोई नया ऑर्डर नहीं ला सकती। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस डिस्ट्रिक्ट ए में हुआ है, लेकिन वहाँ लोकल इन्फ्लुएंस या सिक्योरिटी इशू की वजह से फेयर ट्रायल मुश्किल है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उस केस के ट्रायल डिस्ट्रिक्ट बी सेशन डिवीजन में हो। पर अगर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि केस डिस्ट्रिक्ट ए में ही चलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं दे सकती। इन शॉर्ट, सेक्शन 205 स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल अथॉरिटी देता है कि वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में केस को एक सेशन डिवीजन से दूसरे में शिफ्ट कर सके, लेकिन ये पावर तभी वैलिड होती हैं जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। इससे जस्टिस सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी बरकरार रहती है। After that, Section 206, High Court to decide in case of doubt district where inquiry or trial shall take place. सेक्शन 206 बात करता है अगर एक ही ऑफेंस के लिए दो या ज़्यादा कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया हो, यानी ट्रायल शुरू कर दिया हो और कन्फ्यूजन हो कि किस कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो ये फैसला हाई कोर्ट करेगी। क्लोज ए बात करता है अगर दोनों कोर्ट्स एक ही हाई कोर्ट के अंडर हैं तो वही हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। क्लोज बी बात करता है अगर दोनों कोर्ट्स अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर आते हैं तो जिस हाई कोर्ट के एरिया में पहले से ट्रायल स्टार्ट हुआ था वही हाई कोर्ट डिसाइड करेगी डिसीजन के बाद। बाकी सभी पैरेलल प्रोसीडिंग्स बंद कर दिए जाएंगे। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 206 हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल टेक प्लेस where two or more courts have taken cognizance of the same offence and a question arises as to which of them ought to be inquired into or try that offence, the question shall be decided A. if the court are subordinate to the same high court by that high court, B. if the court are not subordinate to the same high court by the high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced, and thereupon all other proceedings in respect of that offence shall be discontinued. सेक्शन 206 बात करता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑफेंस के लिए दो अलग अलग जगहों पर कोर्ट्स केस की ट्रायल शुरू कर देते हैं। ये जुडिक्शन का कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसे केस में सेक्शन 206 अप्लाई होता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। क्लोज ए, रमेश पर चीटिंग का केस है। दिल्ली के एक कोर्ट ने नोएडा के एक कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया। दोनों कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। अब डिसाइड करना है किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट लेगी। आफ्टर दैट, क्लोज बी, अमित पर एक क्राइम का केस कलकत्ता और मुंबई दोनों जगह फाइल हो गया। कलकत्ता का ट्रायल पहले शुरू हुआ था। दोनों कोर्ट्स अलग हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। अब डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट लेगी क्योंकि कलकत्ता में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हुई थी। इन शॉर्ट, सेक्शन 206 क्लियर करता है कि अगर जुडिक्शन का कन्फ्यूजन हो जाए, यानी किस कोर्ट में ट्रायल चले या समझ ना आए, तो हाई कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। इससे डुप्लीकेट ट्रायल्स अवॉइड होते हैं और लीगल प्रोसेस स्मूथ और फेयर बनती है। ये सेक्शन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल कोर्ट्स कोग्निजेंस ले लेते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 207 की, पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन। सेक्शन 207 बात करता है अगर किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति ने किसी दूसरी जगह इंडिया के बाहर भी क्राइम किया है जिसका ट्रायल उसके एरिया में नहीं हो सकता, लेकिन वो ऑफेंस इंडिया में ट्रायल के लिए अलाउड है, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को बुला सकता है, सम्मन या वारंट के थ्रू इंटेरोगेट कर सकता है और उसे एक्चुअल जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। और अगर क्राइम डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं है और व्यक्ति बेल देने को तैयार है, तो मजिस्ट्रेट बेल लेकर उसे आगे कोर्ट में प्रेजेंट होने की बॉन्ड ले सकता है। और अगर कंफ्यूज हो कि किस मजिस्ट्रेट के पास केस भेजना चाहिए, तो मैटर हाई कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। Let's read this section first for better understanding. Section 207, power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction. Subsection 1, when a magistrate of first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction, whether within or outside India, an offence which can not, under the provisions of section 197 to 205 both inclusive,
or any other law for the time being in force be inquired into tried within such jurisdiction but it under any law for the time being in force tribal in India. Such magistrate may inquire into herein before provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having such jurisdiction. सेक्शन 207 सब सेक्शन 1 बात करता है अगर दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के पास एक आदमी रहता है और उसने मुंबई में या नेपाल में कोई ऑफेंस किया है, लेकिन वो ऑफेंस इंडिया के लॉ के हिसाब से इंडिया में ट्रायल के लिए वैलिड है, तो दिल्ली के मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सम्मन या वारंट के थ्रू बुला सकते हैं। उस ऑफेंस की इनिशियल इंक्वायरी अपने जुडिक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को मुंबई के मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं जहां एक्चुअल जुडिक्शन है। अगर वो व्यक्ति बेल देने को तैयार है और ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं है तो बेल लेकर छोड़ भी सकते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। राहुल दिल्ली में रहता है लेकिन उसने दुबई में किसी को ऑनलाइन चीट किया। वो ऑफेंस इंडियन साइबर लॉ के अंडर ट्रायल हो सकता है। दिल्ली मजिस्ट्रेट उसे बुला सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और फिर केस को सही कोर्ट में भेज सकते हैं या उसे बेल लेकर छोड़ सकते हैं, वो अगले मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो। After that, subsection 2, when there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर दो या ज़्यादा मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल का जुडिक्शन है और दिल्ली के मजिस्ट्रेट श्योर नहीं है कि किसको भेजना चाहिए तो वो हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांग सकते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ऑफेंस ऐसा है जिसका पार्ट मुंबई और पुणे दोनों जगह से कनेक्टेड है, तो अगर क्लियर नहीं है किस मजिस्ट्रेट के पास केस भेजना चाहिए तो दिल्ली मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट से गाइडेंस लेगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 207 एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो एंश्योर करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरी जगह चाहे इंडिया के बाहर भी ऑफेंस किया हो तो भी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और सही जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। इससे इंटरनेशनल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स या इंटर स्टेट ऑफेंसेस के केसेस को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है। ये सेक्शन लीगल फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेक्शन 208 की, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 208 बात करता है अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन रजिस्टर्ड शिप एयरक्राफ्ट पर किसी ने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस का ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से सैंक्शन लेनी जरूरी है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 208 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। When an offence is committed outside India, A. by a citizen of India whether on the high seas or elsewhere, or B. by the person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found or where the offence is registered in India, provided that notwithstanding anything in any of the preceding section of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government. सेक्शन 208 बात करता है अगर कोई इंडियन सिटीजन ने इंडिया के बाहर चाहे हाई सीज समंदर में या किसी भी देश में कोई ऑफेंस किया हो तो उसका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है, उस जगह पर जहां वो पर्सन इंडिया में मिल जाए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। राजेश एक इंडियन सिटीजन है, दुबई में किसी कंपनी में फ्रॉड करता है। जब वो इंडिया आता है और दिल्ली में मिलता है तो उस ऑफेंस का ट्रायल दिल्ली में या किसी भी कॉम्पिटेंट इंडियन कोर्ट में हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन मिलने के बाद ही। आफ्टर दैट क्लोज बी, अगर कोई नॉन इंडियन व्यक्ति किसी इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में ऑफेंस करता है तो भी उसका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है जहां उस व्यक्ति को पाया गया हो या जहां ऑफेंस रजिस्टर हुआ हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक फॉरेनर ने इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में
जो फ्लाइट थी लंदन टू मुंबई थेफ्ट किया। जब फ्लाइट इंडिया लैंड करती है उस व्यक्ति का ट्रायल इंडिया में हो सकता है, लेकिन तभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से अप्रूवल लिया गया हो। After that provision provided that notwithstanding anything in any of the preceding section of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। मतलब इस सेक्शन के एंड में प्रोविजो दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पहले के किसी भी सेक्शन के बावजूद कोई भी ऐसा बाहर का ऑफेंस इंडिया में इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर सैंक्शन ना हो। ये कंडीशन मैंडेटरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 208 इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए इंडिया की लीगल पावर्स को डिफाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई क्राइम होता है तो इंडिया उस ऑफेंस को अपने जुडिक्शन में ले सकता है, लेकिन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के ऐसे किसी भी केस के ट्रायल या इंक्वायरी अलाउड नहीं है। इससे नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन रिलेशंस और लीगल कोऑर्डिनेशन मेंटेन्ड रहते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 209 रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 209 बात करता है अगर किसी ऑफेंस का ट्रायल या इंक्वायरी 208 के अंदर इंडिया में हो रहा हो, यानी ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलो कर सकती है कि फॉरेन टेरिटरी में लिए गए एविडेंस जैसे स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडियन कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। Let's read the section for better understanding. Section 209 Receipt of evidence relating to offence committed outside India. When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of Section 208, the central government may, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibit produced either in physical form or in electronic form before a judicial officer in or for the territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to the matter to which dispositions or exhibits relates। सेक्शन 209 बात करता है जब कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ हो और उसका ट्रायल इंडिया में चल रहा हो अंडर सेक्शन 208, तो कोर्ट को उस फॉरेन जगह से एविडेंस चाहिए हो सकते हैं, जैसे वहाँ के किसी जज ने स्टेटमेंट लिए हों या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हों। इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि उस फॉरेन जुडिशियल ऑफिसर के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स या इंडियन डिप्लोमेटिक या कंसुलर ऑफिसर के पास दिए गए डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडियन कोर्ट में एज एविडेंस एक्सेप्ट किए जाएं, लेकिन तभी जब वो कोर्ट खुद उस मैटर में एविडेंस लेने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मनोज ने ऑस्ट्रेलिया में एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया। उसका ट्रायल इंडिया में चल रहा है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए। अब इंडियन कोर्ट के पास उन सभी को फिजिकली बुलाना मुश्किल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि उन स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को चाहे फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक इंडियन कोर्ट में वैलिड एविडेंस माना जाएगा बिना उन सभी लोगों के इंडिया बुलाए। इन शॉर्ट सेक्शन 209 क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल केसेस में एविडेंस कलेक्शन और प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिकल बनाता है। इस प्रोविजन के जरिए इंडियन कोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज में लिए गए एविडेंस अपने ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फेयर ट्रायल दोनों को बैलेंस करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर 14 में हमने ये समझा कि किसी भी क्रिमिनल केस का ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा, किस एरिया में चलेगा और किस सिचुएशन में किस कोर्ट के पास जुडिक्शन होती है। सेक्शन 197 से 209 तक के प्रोविजंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड, फेयर और लीगली साउंड बनाते हैं। ये सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि चाहे ऑफेंस इंडिया में हो, सफ़र के दौरान हो या इंडिया के बाहर हो, कानून हर जगह अपनी पहुंच बनाए रखता है। जुडिक्शन का ये क्लियर फ्रेमवर्क ही क्रिमिनल लॉ की एफिशिएंसी और फेयरनेस का फाउंडेशन है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी के कानूनी रास्ते आसान हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। नए नए लीगल टॉपिक्स के साथ हम
हर दिन आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। जस्टिस जंक्शन के साथ बने रहिए और लीगल नॉलेज को स्प्रेड करते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।